Yes, good morning, friends. Let's begin with a new chapter that is called TDS, TCS and interest calculations. अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो कवर करने वाले हैं दैट इज फर्स्ट इज डिडक्शन, इट्स अबाउट TDS. सेकंड इज अ TCS दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ द टैक्स एंड द थर्ड इज अ रिकवरी ऑफ द टैक्स. अब रिकवर में हम लोग एक आध दो चीज देखेंगे अबाउट पेनल्टी एंड ऑल. और इसी चैप्टर के अंदर मैंने यहाँ पर कवर करके रखा है दैट्स कॉल्ड एडवांस टैक्स लायबिलिटी interest computations under section 234A, 234B, 234C and penalties and all. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे टीडीएस के बारे में. अब पहले एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि इस चैप्टर का वेटेज जो रहता है अराउंड 8 मार्क्स के आसपास, और इसका टिपिकल क्वेश्चन होता ही होता है. आपको 3 या 4 केस देंगे, 2 से 3 मार्क का एक एक केस का वेटेज रहेगा, और उसमें आपको सेक्शंस, कौन से प्रोविजंस इसके अंदर एप्लीकेबल होते हैं, वो सब कुछ, और उसके अकॉर्डिंगली आपको देना है आंसर कि वेदर टीडीएस एप्लीकेबल और नॉट. इन सम ऑफ द केसेस यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टीडीएस लायबिलिटी के अमाउंट कितना होता है वो. ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं. पहला आता है कि टीडीएस एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है. सेकंड इज व्हाट, कि अगर टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो उसका अमाउंट कितना होगा. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर समझना है कि आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर भी याद रखना है. सेक्शन नंबर के साथ आपको इसको याद रखना है. जैसे हमने डिडक्शंस में किया था वैसे ही आपको इसे बार-बार एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. ठीक है, और रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर टीडीएस आपका कंपाइल किया है एंड दैट विल बी अराउंड, वी कैन से दैट कि आपका पूरा टीडीएस जो प्रोविजंस है वो कवर हो जाएगा इन नियरली, yes, just 13 pages only, including all the provisions we have covered, right? कुछ क्वेश्चंस टीडीएस के हैं जो केस स्टडी के बेस पर है, कोर्ट के जजमेंट से उस पर, उसके अकॉर्डिंगली इसका कंपटीशन इसके अंदर है. तो ये मैं वापस डील करूंगा जब हम लोग केस लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे तब. इससे क्या होगा कि आपका डबल रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, चलिए. अब यहां पर बात करते हैं टीडीएस की. सबसे पहले पहली बात तो ये टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल क्यों होते हैं, व्हाई देयर इज अ एडवांस टैक्स, व्हाई देयर इज अ टीसीएस, व्हाई देयर इज अ टीडीएस. एक तो यहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट वांट्स पे एज यू अर्न, पे एज यू अर्न. यूजुअली हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमने जो इनकम अर्न करी है उसका पूरा कंप्यूटेशन हम लोग करते हैं असेसमेंट ईयर में. सो गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप यहाँ पर जिस साल में आप अमाउंट इनकम अपनी जनरेट करते हो उसी साल में आप क्या करो, टैक्स पेमेंट करते जाओ. दूसरा, जो टीडीएस का काम है या टीसीएस का काम है, ये एक्चुअली एक टाइप का, मैंने जैसे बताया वैसे, कि ये चुगली करने का काम दिया है. ठीक है, हमने बिजनेस प्रोविजन के अंदर इसके प्रोविजंस पढ़े हैं कि अगर टीडीएस कट ना करते हो आप तो आप पर क्या लायबिलिटीज आती है, और टीडीएस अगर आपने डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट नहीं किया है तो क्या डिसअलाउंस होते हैं, वो हमने डिस्कस किया बिजनेस प्रोफेशन के अंदर. ठीक है, अब चुगली करने का काम इसलिए कि अगर आपने किसी को इनकम दिया है, सो यू वांट टू क्लेम एक्सपेंडिचर एज डिडक्शंस, राइट. तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि आप हमको बताइए कि आपने किसको पेमेंट किया हुआ है, किस नेचर का पेमेंट किया हुआ है, किस टाइप की इनकम है, और कितना पेमेंट किया हुआ है. ठीक है, और एज वी ऑल नो दैट कि अगर आप सीए फाइनल में हो तो आपको पता ही होगा कि एक आता है फॉर्म 26 AS, जिसमें टीडीएस का पूरा क्रेडिट का इंफॉर्मेशन उसके अंदर होता है. एंड नाउअडेज वी आर वेल अवेयर विद द एआईएस एंड टीआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. उसके बारे में आपको भी पता ही होगा कि जिसमें सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो असेसी जानबूझकर भी अपना इनकम वो हाइड नहीं कर सकता, वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 190 190. इट्स कॉल्ड डिडक्शन एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट. जो मैंने आपको बताया वैसे कि पे एज यू अर्न के तौर पर इसको रखा गया है. Income shall be assessed in the assessment year. However, tax on such income shall be recovered in the previous year itself through the TDS or TCS or advance tax. Any balance tax payable shall be paid by way of self-assessment tax in assessment year. अगर फिर भी अगर आपकी कुछ लायबिलिटी बच जाती है तो आप उसको पेमेंट करोगे असेसमेंट ईयर के अंदर इन फॉर्म ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स. अब 191 says direct payment. Tax shall be directly paid by the assessee if
इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपने जो इनकम अर्न करी है उस पर टीडीएस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या फिर टैक्स लायबल टू बी डिडक्टेड बट नॉट डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस कट करना चाहिए था लेकिन आपका टीडीएस कट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे किसी ने ऑडिट फीस का पेमेंट किया हुआ है, तो ऑडिट फीस पर हम लोग पढ़ेंगे 194 जे में प्रोफेशनल फीस के नाम पर 10% टीडीएस कटना चाहिए, राइट। अब मान लो मेरी 5 लाख रुपए की वो फीस है, तो उस पर 50,000 का टीडीएस होना चाहिए। अब मान लो अगर उसने टीडीएस कट नहीं किया है, सो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि उसको टीडीएस कट करना था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द असेसी हु इज अर्निंग द इनकम। जीएसटी के जैसा नहीं है कि अगर आप मान लो कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और वहां पर वो रेस्टोरेंट ओनर आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है, तो उसमें गला जीएसटी रेस्टोरेंट ओनर का पकड़ा जाएगा। ठीक है, उसमें आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहां पर अगर टीडीएस कटना चाहिए लेकिन कटा नहीं है, तो आपको अपना टैक्स तो पे करना ही करना है। यू कैन नॉट हैव एक्सक्यूज कि उसको टीडीएस कट करना चाहिए था, उसने नहीं किया, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पे टैक्स ऑन ₹5 लाख। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है किसी एक पर्सन से, वो जैसे 94 जे की बात कर रहा हूं, तो उसमें 30,000 से एक लिमिट है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो टीडीएस कट नहीं करेगा। लेकिन मुझे अपनी इनकम में इसको इंक्लूड करना है और इस पर जो भी टैक्स लायबिलिटी मेरी बनती है वो मुझे क्या करनी है, पे करनी होती है, राइट। उसके बाद बोला है, इफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टैक्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी फेल्स टू डिडक्ट द टैक्स और आफ्टर डिडक्टिंग फेल्स टू पे द सेम and assessee also fails to pay the tax directly, then such person shall be deemed to be an assessee in default under section 2011। अगर कोई प्रिंसिपल ऑफिसर कंपनी का है जिसने टीडीएस कट नहीं किया, या फिर कोई प्रिंसिपल ऑफिसर या फिर जो भी डिडक्टर है वो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो इट कैन बी एनी पर्सन, राइट, वो टीडीएस कट नहीं करता या फिर कट करने के बाद डिपॉजिट नहीं करता है, तो वो भी असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। दूसरा, अगर उसने कट नहीं किया है और आपने भी पे नहीं किया है, तो आप भी असेसी इन डिफॉल्ट माने जाते हो। ठीक है। इनकम इंक्लूड्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 80 आईएसी। ये हमने डिडक्शन के अंदर देखा था, 80 आईएसी। Tax shall be paid by the assessee directly within 14 days from the earliest of the following dates. After expiry of the 48 months from the end of the relevant assessment year, मतलब असेसमेंट का एंड प्लस आपके पास कितना टाइम है, 48 मंथ्स। ठीक है। और उसके बाद आपको टाइम मिलता है विद इन 40 डेज। सो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर प्लस 48 मंथ्स प्लस 14 डेज के अंदर असेसी डायरेक्टली इस पर टैक्स पे करेगा। फ्रॉम द डेट ऑन सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो जिस दिन उसने सेल किया वहां से 14 डेज के अंदर उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ असेसी सीजिंग टू बी एम्प्लॉई ऑफ द एम्प्लॉयर हु अलॉटेड और ट्रांसफर्ड सच शेयर्स, तो एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट से प्लस 14 डेज। अब सर यहां पर ये मुझे पता नहीं चला करना क्या होता है। यहाँ पर सिंपल सी बात बोली है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है ना, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड एज योर परक्विजिट एंड इट ट्रीटेड एज योर इनकम, तो उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर टैक्स पे करना होता है एलिजिबल स्टार्टअप के अगर आप एम्प्लॉय हो तो। और अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं तो आपको अलॉटमेंट जहां पर होता है 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो वहां से आपको 48 मंथ्स का टाइम, 4 साल आपको मिलेंगे और 14 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। अगर आपने वो शेयर्स बेच दिए हैं तो डेट ऑफ सेल से 14 डेज, और अगर आपका एम्प्लॉयमेंट सीज हुआ है, आपने नौकरी छोड़ दी है, तो वहां से लेकर 14 डेज विच एवर इज अर्लियर, आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टीडीएस के मेन प्रोविजंस की ओर। सेक्शन 192। अब सबसे पहला सेक्शन है 192। इट सेज टीडीएस ऑन सैलरी। एज वी ऑल नो दैट के सैलरी का जो मैटर है उसमें हमेशा दो चीजें आएगी, वन एम्प्लॉयर एंड सेकंड इज एम्प्लॉई। अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन है और उस रिलेशन के चलते अगर आप पेमेंट करते हो, तो हम उसको मानेंगे सैलरी और उस पर टीडीएस आएगा सेक्शन 192 के अंदर। ठीक है। तो यहां पर जो पेमेंट करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस की, तो पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉयर।
किसको पेमेंट हो रहा है, मतलब डिडक्टी कौन होगा, एम्प्लॉई। अब यहां पर एक चीज देखना कि यहां पर रेसिडेंट एम्प्लॉई हुआ तो भी सेक्शन 192 एप्लीकेबल होता है, और अगर एनआर हुआ तो भी सेक्शन 192 अप्लाई होता है। बहुत सारे सेक्शंस में हम लोग एनआर को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एनआर के लिए हम लोग स्पेसिफिक प्रोविजंस पढ़ेंगे सेक्शन 195, जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉन रेसिडेंट के चैप्टर्स में। तो जो डिडक्शंस स्पेसिफिक एनआर के रिलेटेड है, उसको हम लोग यहां पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम लोग 195 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब यहां पर आपको देखना है कि रेट, कितने रेट से टीडीएस कटेगा। अब यूजुअली जब भी आप किसी को क्वेश्चन पूछोगे कि सैलरी में कौन सा रेट लगता है, तो यूजुअली जैसे स्लैब रेट। अब देखो उसमें टैक्स कंप्यूटेशन स्लैब रेट से होता है, टीडीएस कट होता है एवरेज रेट से। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर क्या आएगा, एवरेज रेट ऑफ द टैक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स? तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब हुआ टोटल टैक्स आपको कंप्यूट करना है, और ये आपको कंप्यूट करनी है टोटल इनकम। अब यहां पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना आपके लिए। लुक हाउ एक्चुअली इट्स कंप्यूटेड। टीडीएस ऑन सैलरी की अगर मैं बात करता हूं यहां पर टीडीएस ऑन सैलरी, तो आपको यहां पर कंप्यूट करना है टोटल टैक्स, उसको आप डिवाइड करोगे टोटल इनकम से, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पर एवरेज रेट। अब यहां पर ये जो वर्ड यूज हुआ है, इट इज ऑल अबाउट टोटल इनकम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल इनकम? अब टोटल इनकम एज वी ऑल नो दैट कि आपको यहां पर कंसिडर करना होता है ऑल हेड्स इनकम, इनकम। लेकिन आपको यहां पर पीजीबीपी और कैपिटल गेन, इसको ध्यान में नहीं लेना है। मतलब यहां पर आप कौन से हेड की इनकम कंप्यूट करोगे, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड तीसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये तीन चीजों को आप लोग यहां पर कवर करोगे, सैलरी, आईएफएचपी और आईएफओएस। अब यहां पर आपको जो पता है इनकम एज ए एम्प्लॉयर, यू ओनली अवेयर विथ सैलरी, यू आर नॉट अवेयर विद व्हाट इज आईएफएचपी एंड व्हाट इज आईएफओएस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि आपको एम्प्लॉय के पास लेना होता है एक डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के अंदर वो आपको मेंशन करेगा कि मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है। यार, और अदर सोर्सेज की अगर कोई इनकम है तो वो चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर दो बातें हो सकती है, या तो उसका प्रॉपर्टी कोई हो सकता है वो लेट आउट हो, या तो वो एसओपी हो, एज वो जो उसको डिक्लेयर करना हो वैसे। तो यूजुअली आपने जब आईटीआर 1 भरते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें इंटरेस्ट इनकम दिखाई जाती है, राइट। तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देगा, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हो गई बात आईएफएचपी। और आईएफओएस में अगर उसकी कोई इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, इफ यू वांट टू डिक्लेयर, वो डिक्लेयर करेगा आपको। फिर बात आती है सैलरी। आपको यहाँ पर सैलरी में जितने भी अलाउंसेस है वो आपको कंप्यूट करने होते हैं, जैसे कि एचआरए। अब एचआरए में वो आपको जितना रेंट पे किया है उतना वो डिक्लेयर करेगा आपको। आपको उसके हिसाब से एचआरए का एग्जेम्पशन कितना होता है वो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, और ऐसे जितने भी अलाउंसेस है जिसमें एग्जेम्पशन आता हो वो आपको कंप्यूट करना यहाँ पर पड़ेगा। और अलाउंसेस का जो टैक्सेबल पोर्शन है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अलाउंसेस आपको यहाँ पर करना होता है परक्विजिट का वैल्यूएशन, परक्विजिट वैल्यूएशन ये भी आपको करना पड़ेगा एज एन एम्प्लॉयर, बिकॉज एम्प्लॉई इज नॉट अवेयर अबाउट द परक्विजिट वैल्यूएशन। वो खाली परक्विजिट एंजॉय करता है, राइट। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है, या फिर इसको मोटर कार दिया हुआ है, ऐसी कोई भी परक्विजिट है वो, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्लस करनी है, ठीक है। फिर बेसिक सैलरी, बोनस वगैरह जो भी आपने दिया है वो। अब ये सब इनकम अगर आप कंप्यूट करोगे तो आपको मिलेगा ग्रोस टोटल इनकम।
उसमें से आपको माइनस करने हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A के, जैसे कि एटीसी, एटीडी, बराबर, एटीटीटीए, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। अब आपको एटीसी में खाली एक ही चीज पता है, कौन सी? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, जो एटीसी में डिडक्शन उसका मिलता है वो। अपार्ट फ्रॉम अगर कोई दूसरा डिडक्शन हुआ, यूजुअली क्या होता है कि हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसका यहां पर होता है हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, फिर एम्प्लॉइज पीएफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर अदर कोई भी उसका डिडक्शन है वो डिक्लेयर किया है वो, ठीक है, वो सब कुछ आपको ध्यान में लेना है और आपको कंप्यूट करना है यहां पर टोटल इनकम। अब यहां पर उसने जितने भी क्लेम किए हैं ये सारे, इन सब के क्लेम वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एज ए एम्प्लॉयर की है, ठीक है। तो आपको सारे प्रूफ चेक करने पड़ेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय प्रूफ सबमिट नहीं करता है तो आप उसको ध्यान में नहीं लोगे, ठीक है। टोटल इनकम आपको मिला, उस पर आप क्या कंप्यूट करोगे? टैक्स, टैक्स एज पर स्लैब रेट। अब उसमें भी दो बातें, न्यू रेजिम या फिर ओल्ड रेजिम, ठीक है। एज एम्प्लॉय की चॉइस है, उसके हिसाब से जो वो बताएगा उसके हिसाब से। अगर एम्प्लॉय कुछ नहीं बताता है तो न्यू रेजिम के हिसाब से जाएंगे, वो डिफॉल्ट हो चुका है अब। और अगर वो डिक्लेयर करता है कि नहीं मुझे ओल्ड रेजिम में रहना है तो उसको डिक्लेरेशन में लिख के देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्लैब रेट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको मिलेगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स और अकॉर्डिंगली आपको टीडीएस कंप्यूट करना है। फिर और एक चीज यहां पर आती है जो मैंने बात करी थी परक्विजिट्स की। अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, परक्विजिट, उस केस में क्या होता है कि उस केस में अगर एम्प्लॉयर चाहे तो उस पर जो टैक्स लगता है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, अगर वो एम्प्लॉयर बेयर करता है, एम्प्लॉयर, ठीक है, तो उतना टैक्स एम्प्लॉय के हिस्से में नहीं आएगा, तो आपको उतना टैक्स कट नहीं करना है, वो आप सीधा अपनी जेब से भरोगे। अब इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर अगर ये टैक्स पे करता है तो इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये हमने बिजनेस प्रोफेशन में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप एम्प्लॉय का टैक्स अगर आप बेयर कर लेते हो तो उस केस में क्या होता है कि वो एम्प्लॉय को फायदा हुआ, फायदा मतलब उसकी इनकम में ट्रीट किया जाता है। तो ये राउंड एंड राउंड चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको यहां पर हटा दिया, एग्जेम कर दिया इसको एम्प्लॉय के हाथ में, और एम्प्लॉयर को इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन अंडर ईजीबीपी, ऐसा ऑप्शन यहां पर रहता है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कंप्यूट टीडीएस ऑन सैलरी। सबसे हेक्टिक टास्क अगर है कंप्यूट करने वाला तो वो होता है सैलरी का, बिकॉज साल में आपको 12 बार इसकी एक्सरसाइज करनी होती है, बिकॉज यू आर पेइंग अ सैलरी 12 टाइम्स। और टीडीएस ऑन सैलरी एप्लीकेबल होता है कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो आपको यहां पर यह भी चीज याद रखनी पड़ेगी कि टीडीएस कट कब करना है, ठीक है, बिकॉज उसके बेस पर ही हम लोग आगे उसकी जो इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगी वो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि टीडीएस कौन कट कर रहा है? एम्प्लॉयर। किसका टीडीएस कटेगा? एम्प्लॉई का, चाहे वो आर या एनआर हो। कौन से रेट से टीडीएस कटेगा? एवरेज रेट से टीडीएस कटेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टोटल टैक्स और टोटल इनकम। अब टोटल इनकम आप कहां से लाओगे? डिक्लेरेशन के थ्रू, ठीक है। लुक, द टोटल इनकम जो मैंने आपको बता दिया यहां पर हम लोग कंसिडर करेंगे। एम्प्लॉय इंटीमेट्स एम्प्लॉयर अबाउट द टैक्स रेजिम, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ नहीं तो हम लोग डिफॉल्ट रेजिम कंसिडर करेंगे। एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द जेन्युइननेस, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको सारे के सारे प्रूफ वेरीफाई करने होते हैं। एम्प्लॉयर शेल फर्निश एम्प्लॉई अ स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 12 बी ए, मतलब उसने जो परक्विजिट का वैल्यूएशन किया है उसके बारे में वो एम्प्लॉय को बताएगा कि मैंने तुम्हारी परक्विजिट इतनी कंप्यूट करी है। और अगर वो स्विच करता है जॉब, राइट, तो न्यू एम्प्लॉयर शेल डिडक्ट द रिमेनिंग टैक्स। अब यहां पर क्या होता है कि पुरानी वाली जो है उसको आप छोड़कर आए हो नई वाली के पास, मैं यहां पर जॉब की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब होता क्या है कई बार के एम्प्लॉइज जो होते हैं ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं। मान लो उसने 4-5 महीना कोई पुरानी कंपनी में काम किया हुआ है और वहां पर उसने शुरू-शुरू में सब कुछ डिक्लेयर किया होता है कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, इतना इन्वेस्ट करूंगा, इतना इन्वेस्ट करूंगा, और 4-5 महीने की सैलरी के हिसाब से उसका टीडीएस 0 कटा होता है। फिर वो 1-2 महीने के बाद नई कंपनी में ज्वाइन होता है, वहां पर भी उसका पीरियड रहता है 4-5 महीने का। अब उस केस में क्या होता है कि नई वाली जो कंपनी होती है ना, वो भी कोई टीडीएस नहीं करती।
अब मान लो दोनों जगह पर 4-4 लाख रुपए की सैलरी हुई, तो दोनों जगह पर कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। रिबेट वगैरह माइनस करेंगे तो टीडीएस 0 हो जाता है। ठीक है? सो 4 + 4 कितना हुआ? 8। अब जब वो आईटीआर भरने बैठेगा तब उसको पता चलेगा कि मेरी 8 लाख की टोटल सैलरी हो गई है। तो उस पर टैक्स आएगा, तब उसको ज़्यादा झटका लगता है। तो बेटर कि जब आप पुरानी वाली छोड़ के आओ, तो नई वाली को सब कुछ सच-सच बता दो। ठीक है? पुरानी वाली ने कितना काटा है, नई वाली कितना काटेगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो फॉर्म 16 में आपका उसके हिसाब से टीडीएस आएगा। फाइन? तो यहाँ पर ये हुआ हमारा 192। अब एक क्वेश्चन कंप्यूट करते हैं सो दैट वी कैन गेट अ क्लैरिटी अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस। अगर ये पूछा जाए तो लुक, यस, क्वेश्चन 1, मिस्टर जेठालाल द एम्प्लॉयर pays a gross salary including allowances and monetary perquisites है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, amounting to rupees 9,80,000 to his general manager मिस्टर बाघा। अब यहाँ पर एम्प्लॉय बाघा है और जेठालाल उसका एम्प्लॉयर है। 9,80,000 का पेमेंट हो रहा है उसका। Beside the employer provides the non-monetary perquisites to him जिसका वैल्यू है 1,20,000। Baga has made the following payments or investments during the year: 220 towards the housing loan interest SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 2,20,000 का उसने सर्टिफिकेट आपने दिया है एम्प्लॉयर को। तो वी नो दैट के एसओपी में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? 2 लाख रुपए का। एंड 32,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन एसओपी। अब यहां पर ये जाएगा 24, ये जाएगा 24 बी और ये जाएगा 80 सी। 18,000 ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय पीएफ के लिए आपको प्रूफ की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो आपको पता होता है, आप ही डिपॉजिट करते हैं उसको। ये भी कहां जाएगा? 80 सी। देन 20,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज वाइफ मिसेस बबीता। अब हमको ये पता है कि 80 सी के अंदर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन तीनों का डिडक्शन एलिजिबल होता है, तो यहां पर इसका भी डिडक्शन 80 सी में मिलेगा। अब जेठालाल क्या करेगा? ये सब चीजों को वेरीफाई करेगा, उसके सारे प्रूफ को वेरीफाई करेगा। ठीक है? Mr. Baga has submitted the certificate of interest and principal repayment of the SOP from the bank to Mr. Jethalal. However, he has not submitted the proof of premium payment. अब यहाँ पर ये जो उसकी वाइफ है बबीता, उसका जो पेमेंट किया है प्रीमियम का, उसने उसके बारे में जेठालाल को सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं दिया है। तो जेठालाल क्या करेगा? इसको ध्यान में नहीं लेगा। ठीक है? वैसे भी बबीता का पेमेंट है, बाघा की वाइफ है। अब मिस्टर बाघा इज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट, मतलब ओल्ड रेजिम में वो जाएगा and pay tax under the optional tax regime as per normal provisions of the act. What is the tax implications in the hands of Mr. Jethalal, the employer, and Mr. Baga? अब यहाँ पर prime responsibility of the TDS is on Mr. Jethalal as the employee, section 192. We all know that we have to compute total tax and total income, right? So let us compute first of all total income. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर तो 9,80,000 it's the monetary perquisites as well as allowances and salary, and 120 is a non monetary perquisite जो जेठालाल ने उसका वैल्यूएशन किया हुआ है वो। तो अगर हम सैलरी की इनकम जोड़े तो 980 प्लस 120 टोटल उसकी सैलरी हुई 11 लाख रुपए, और सैलरी की इनकम में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा जो होता है 50,000 रुपए। तो सैलरी इनकम आपकी हो गई 10,50,000 रुपए। ठीक है? ये तो एम्प्लॉयर को पता ही होता है। फिर जो बात करेंगे हम लोग दूसरे हेड की इनकम, तो वहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जिसका सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, टोटल 2,20,000 का इंटरेस्ट है, तो मैक्सिमम अलाउड कितना होता है? 2 लाख रुपए। सो 2 लाख रुपए यहां पर ये सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है? माइनस है ये। सो 1050 माइनस 2 लाख दैट कम्स टू 8,50,000। ये बन गई उसकी ग्रॉस टोटल इनकम। अब हमारे पास कोई दूसरी इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जीटीए में से हम लोग माइनस करेंगे चैप्टर 6 से के डिडक्शंस। ठीक है? तो यहां पर चैप्टर 6 के डिडक्शंस में पीएफ कंट्रीब्यूशन प्लस हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, ये दो चीजें हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे। 32,000 प्लस 18,000 इसको हम लोग ध्यान में नहीं लेंगे बिकॉज इसका प्रूफ सबमिट नहीं किया हुआ है, राइट? तो यहां पर आएगा 50,000 रुपीज। तो टोटल इनकम बना उसका 8 लाख रुपए।
अब 8 लाख के ऊपर हम लोग टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, कितनी आएगी 8 लाख के ऊपर अंडर ओल्ड रेजिम। तो यहां पर हम लोग ये जानते हैं कि 2.5 अप टू 2.5 इट इज नील, देन 2.5 टू 5 2.5 लाख रुपए हुए, 2,50,000 इंटू 5% दैट कम्स टू 12,500, और 5 लाख से ऊपर गया कितना 8 लाख, तो 5 टू 8 गया 3 लैक्स इंटू 20% दैट कम्स टू 60,000 रुपीज। तो 60,000 प्लस 12,500 टोटल हुआ 72,500। उस पर आप लोग जोड़ दो HEC, ये भी आपको लगाना है, भूलना नहीं है, HEC एट द रेट 4%। सो इस हिसाब से आपका टैक्स टोटल बनता है 75,400। ठीक है, अगर आप एवरेज रेट निकालोगे इट कम्स टू 9.425% से आपको टैक्स कट करना है। सो नाउ मिस्टर जेठालाल हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कि जेठालाल अब उस पर 9.425 के रेट से टोटल 75,400 का टीडीएस कट करेगा फ्रॉम द सैलरी ऑफ मिस्टर बाघा। डन। सो ये हो गया। अब जो दूसरी मैंने बात करी थी आपको सैलरी के अंदर, जो है यहां पर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के बारे में, कि अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स जो है अगर वो जेठालाल बेयर करना चाहता है तो फिर बाघा को उतना टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। सो हमारा यहाँ पर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कितना है, हमारा नॉन मॉनेटरी परक्विजिट बनता है 1,20,000, और उसका रेट हमारा कितना आया, एवरेज रेट इज 9.425। सो 9.425 के हिसाब से अगर रेट निकाले हम लोग तो 11,310 का टैक्स आता है, दैट इज टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। अगर जेठालाल ऐसा ऑप्ट करता है, देखो हमें यहाँ पर टैक्स इम्प्लीकेशन पूछा है तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स अगर एम्प्लॉयर बेयर करता है तो क्या सिनारियो होगा और उसमें एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर पूछा हुआ है। तो 11,310 हम यहाँ पर जेठालाल पे करेगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 75,400 अगर मैं 11,310 निकाल दूं तो यहां पर 640,940 का टीडीएस अब उसको काट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 11,310 का जो टैक्स भरा है जेठालाल ने, उसको बिजनेस में डिडक्शन नहीं मिलेगा और बाका के हाथ में ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। और दूसरी हम लोग यहाँ पर एक नोट लिख देंगे कि लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया था उसका प्रूफ सबमिट नहीं किया है तो इसको हमने टीडीएस में इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर। सो ये था हमारा 192 के बारे में, इट वाज ऑल अबाउट सैलरी, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन है, लुक, एल लिमिटेड पेड ट्रैवल फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉइज एंड कंसीडर्ड द एक्सेम्पशन अंडर सेक्शन 10(5). अब ये है लीव ट्रैवल फैसिलिटी डेज कॉल्ड LTA। आपको आइडिया होगा LTA के बारे में कि उसमें 2 बच्चों का आपको और सेल्फ स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रंस का आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है ट्रैवलिंग का, बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन फर्निश्ड बाय द एम्प्लॉइज who have exercised the option to opt out of the new tax regime under section 115 BSC. The assessing officer held that the company as an employer ought to have verified the genuineness of the claim of exemption by obtaining from them the proof of actual expenditure incurred by availing the leave travel facility. Accordingly, the assessing officer treated the assessee company as an assessee in default. Decide the correctness of the section. ठीक है, तो यहां पर जो मैंने आपको बताया वैसे कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हर एक प्रूफ को सबमिट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को प्रूफ सारे सबमिट करने पड़ेंगे और एम्प्लॉयर उसकी जेन्युइननेस चेक करेगा कि वेदर दिस प्रूफ आर करेक्ट और नॉट। अगर उसको ऐसा लगे कि दिस प्रूफ इज नॉट जेन्युइन तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा और उस अमाउंट को टीडीएस, उस अमाउंट पे टीडीएस वो कट करेगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसा ही हुआ है कि यहां पर ये जो मैटर है, ये मैटर क्या बोलता है कि इसने यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन के नाम पर एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। उसने बोला कि भाई ये लीव ट्रैवल अलाउंस आपने हमको इतना दिया था और सामने हमने इतना खर्चा कर दिया है, एम्प्लॉयर ने मान लिया है। तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर के है जो बात करी उसने वो सही करी है, कि ये बोलता है कि ये जेन्युइननेस उसको चेक करना पड़ना पड़े, ठीक है। तो लुक क्या बोलता है दैट
The 192 casts the liability of the employer to deduct the tax at source from the salary. In this case, the employer has paid the leave travel concession or facility to its employees. ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है आगे कि it is a responsibility on a person responsible for paying any income under that salaries to obtain from the assessee the evidence of the proof and the particulars of the prescribed claims under the provisions of the act so that it can estimate the income and compute the tax. Fine. अब यहाँ पर salaried assessee claiming leave travel concessions or assistance to furnish the evidence of the expenditure incurred. As we all know that कि LTA में आपका जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स उतना आपको अलाउड होता है, राइट? वो इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करना, एयर फेयर वगैरह जो भी उसमें मैटर था वो, उसमें भी हम लोग नहीं जाएंगे, हमारा वो पर्पस नहीं है। सो यहाँ पर बात करी है कि LL लिमिटेड हैज पेड द लीव ट्रैवल कंसेशन टू इट्स एम्प्लॉई एंड कंसीडर्ड द एग्जम्पशन ऑन द मियर सेल्फ डिक्लेरेशन instead of verifying and obtaining the evidences. Hence, the assessing officer contention is correct. ठीक है, तो यहां पर ये दो क्वेश्चंस आपको सैलरी के अंदर प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखना 192 के अंदर इट मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तभी 192 एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज इन एनी अदर केस 192 इज नॉट एप्लीकेबल। फाइन, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन 192 ए की ओर। इट इज ए टीडीएस ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो डिरेक्टर कौन होगा? इट इज ए ट्रस्टीज ऑफ द ईपीएफ स्कीम। तो यहां पर जनरली आता है ईपीएफओ, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अगर किसी कंपनी का प्राइवेट ट्रस्ट है जो पीएफ ट्रस्टी बने हुए तो उसके जो ट्रस्टी होते हैं वो। ठीक है, दो तरीके यहां पर होते हैं। डिडक्टी कौन होगा? इट इज लाइक अ सैलरी, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट बोथ। कितना टीडीएस आएगा? 10% ऑफ द अमाउंट पेड। अब जो मैक्सिमम मार्जिन रेट वाला था वो निकल चुका है, तो पैन नंबर फर्निश ना करने पर भी 10% ही टीडीएस यहां पर आएगा। कितना कब पेमेंट करेंगे? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो आपको एक लिस्ट ये भी बनाना पड़ेगा किस केस में एट द टाइम ऑफ पेमेंट है। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी कि अगर 50,000 से नीचे का पेमेंट है तो उस केस में टीडीएस नहीं आएगा। मतलब अगर आप पीएफ ऑफिस से विड्रॉ करने गए हो और वो 50,000 से नीचे का अमाउंट है तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं आएगा। ठीक, या फिर एम्प्लॉय कंप्लीट्स कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 इयर्स। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, ये जो 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस बोला है, इट कैन बी अंडर सेम और मल्टीपल एम्प्लॉयर। 5 साल का सर्विस होना जरूरी है। अब सेम एम्प्लॉयर होना जरूरी नहीं है इस केस में। आपने मान लो 2 साल कंपनी ए में काम किया है, उसके बाद 3 साल कंपनी बी में काम किया है, तो आपका 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस यहाँ पर हो गया है, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी, इट मस्ट बी अ सेम एम्प्लॉयर। या फिर आपने नौकरी छोड़ दी है, एम्प्लॉय कुड नॉट कंप्लीट 5 इयर्स। रीजन क्या था? आप बीमार थे। कितने बीमार थे? बहुत बीमार थे। इल हेल्थ आपकी थी कि आप नौकरी पे नहीं जा सकते थे। या फिर कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होगा, जैसे एक्सपांशन है उसका उल्टा कॉन्ट्रैक्शन है कि कंपनी अपना एम्प्लॉय साइज कम कर रही है, आपका रिट्रेंचमेंट हो गया, आपको नौकरी से निकाल दिया गया। या फिर डिसकंटिन्यूअस ऑफ द बिजनेस, आप जहां पर काम करते थे वो बिजनेस ही बंद हो गया। आपने इतना काम किया, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि कंपनी बंद हो गई। ठीक है, आप बोलते भाई मैं तो अभी भी नौकरी में जाने को तैयार हूं, बट कंपनी उड़ गई है, हमने ऐसा काम किया यहाँ पर। सो डिसकंटिन्यूअस ऑफ द बिजनेस और सीजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उस केस में आपकी टीडीएस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर? फाइन, चलिए अब उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा, an employee of Messrs ABC Limited since 10th of April 2021, resigned on 31st March 25 and withdrew rupees 60,000 being the balance in a EPF account. Discuss with reasons whether the provisions of the chapter 17B are applicable or not. अब
पीएफ से विड्रॉल हुआ है 192 ए एप्लीकेबल होगा, 10% टीडीएस का रेट आएगा, लेकिन अगर 50,000 से कम हुआ तो टीडीएस नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अमाउंट 50,000 से ज्यादा है। अगर 50,000 से ज्यादा है तो और एक चीज मुझे देखनी पड़ेगी, क्या उसकी कंटिन्यूअस 5 साल की सर्विस हो चुकी है? सो लेट अस सी 5 साल की सर्विस हुई है कि नहीं हुई है। अब उसने ज्वाइन किया है 10th ऑफ अप्रैल 21 को। 5 साल अगर हम जोड़े तो उसको 9th ऑफ अप्रैल 26 तक यहाँ पर उसका नौकरी होना जरूरी था। लेकिन उसने एक नौकरी छोड़ दिया है 31 मार्च 25 को ही। ठीक है, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 4 साल ही हुए उसके, 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो उस केस में यहाँ पर 192 ए अट्रैक्ट होगा और जो पीएफ ऑफिस है वो 10% टीडीएस कटेगा। एंड व्हाट इज द नेट अमाउंट रिसीवेबल बाय द पेई मिस्टर शर्मा? तो 60,000 का अमाउंट है, 6,000 टीडीएस कटेगा 10% के हिसाब से, तो 54,000 उसका रिसीव यहाँ पर होगा उसके हाथ में। ठीक है, क्लियर? सो इट वाज अबाउट 192। फिर आता है 193, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। एनी पर्सन बीन पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर है, बॉन्ड है, उस पर जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा है वो सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड एटसेट्रा। तो जो भी कंपनी होगी जिसने डिबेंचर इश्यू किए वो। ठीक है, डिडक्टी कौन होगा? सामने रेसिडेंट पर्सन। अब यहां से मोस्ट ऑफ द केस में हमारा आएगा रेसिडेंट पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया एनआर का केस हम लोग डील करेंगे 195 के अंदर। रेट कितना आएगा? 10% टीडीएस का रेट आएगा। अब यहां से और एक चीज चालू होगी, दैट इज कॉल्ड पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सो पी एंड सी विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब आपने खाली मान लो इंटरेस्ट अक्रूवल की एंट्री कर दी अपने अकाउंट्स के अंदर और पार्टी का आपने अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसके अकाउंट में उसकी एंट्री क्रेडिट कर दी है, तो आपको उस टाइम टीडीएस कट कर लेना है। फिर पेमेंट चलो आपने बाद में कभी भी किया हो। अब मान लो 30 जून को इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो आपने एक अकाउंट में एंट्री पास करी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, अकाउंट क्रेडिट। ये आपने एंट्री पास करी 30 जून को और पेमेंट आपने 5 जुलाई को किया है, तो आपको टीडीएस कब करना पड़ेगा? 30 जून को, जब आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट किया है तब। ठीक है, तो क्रेडिट मेड टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट, उसमें भी अगर किया है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? एंट्री करी तब उसको टीडीएस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो आपने 30 जून को ऐसे एंट्री पास करी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल, तो उस केस में भी आपको 30 जून को ही टीडीएस डिडक्शन उसका होगा। डन। आगे नॉन एप्लीकेबिलिटी, टीडीएस के प्रोविजंस कब एप्लीकेबल नहीं होंगे? सिक्योरिटी के केस में। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स ऑफ द पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर आईआरएफसी के बॉन्ड है, तो उस पर भी आपको टीडीएस गवर्नमेंट खुद कट नहीं करेगी आपका टीडीएस। इंटरेस्ट पेड टू है यहां पर, मतलब आपके जो बॉन्ड या डिबेंचर है जो एलआईसी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदे हैं या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसने खरीदे हुए हैं, तो उस केस में उसका टीडीएस आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये हम लोग अलग से देखेंगे ट्रस्ट वाले चैप्टर में यहां पर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन अ डीमैट फॉर्म, अगर आपका सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में है तो उस पर टीडीएस की प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते सेक्शन 193 के। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हेल्ड बाय पब्लिक कंपनी थ्रू द अकाउंट पेई चेक, अगर आपने पेमेंट किया है अकाउंट पेई चेक, मतलब यहां पर आप समझ लेना ईसीएस एनईएफटी सब कुछ, कैश पेमेंट नहीं है या बैरर चेक नहीं है, राइट? अकाउंट पेई चेक टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 5,000, मतलब छोटे लोग बेचारे, इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो भी कैसे है? रेसिडेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया रेसिडेंट को ही ध्यान में रखना है अपने को, और इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000 से कम है। ठीक है, तो उस केस में आपको टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। डन। सो इट वाज अबाउट 193। 93 के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे 94 की ओर। टीडीएस 194 इज अबाउट डिविडेंड। अब डिविडेंड तो डिविडेंड होवे, चाहे वो डिम डिविडेंड हो या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड हो या कुछ भी हो, राइट? सो इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। सामने कौन है? रेसिडेंट शेयर होल्डर है। रेट कितना है? 10% है। ठीक है, पेमेंट कब करना है? टीडीएस करना कब है? बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड या फिर बिफोर मेकिंग अ पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A टू F।
ठीक है। डिविडेंड हम लोग पढ़े हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। टीडीएस करने की जरूरत क्यों नहीं है? थ्रेशोल्ड लिमिट। अब यहां पर देखो, नॉर्मली देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है मैं आपको समझा देता हूं। थ्रेशोल्ड लिमिट मींस ऐसे ऐसा अमाउंट एक होता है कि यहां तक आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 तक आपको टीडीएस नहीं करना है। 10 के अगर ऊपर गया तो आपको पूरे अमाउंट पे टीडीएस करना है, जैसे यहां पर हमने 192 में देखा था। यहाँ पर थ्रेशोल्ड आपका लिमिट है 50,000 रुपए। मैंने अलग से मेंशन नहीं किया है, बट 50,000 इज थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर 50 के ऊपर 1 रुपया भी गया तो पूरे 50,000 एक पर 10% टीडीएस कटेगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर आपने डिविडेंड पे किया है, शेयर होल्डर बीइंग एन इंडिविजुअल, उसको अगर आपने डिविडेंड पे किया है एनी मोड अदर देन कैश, अब नाउअडेज कैश तो देता ही कौन है, एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और लाइकली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज लेस देन 5,000, ऊपर जैसा ही है, इसके जैसा ही यहाँ पर है। 5,000 से अगर कम है तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं करना है। बाकी सारे केस में अगर आप थोड़ा सा भी डिविडेंड देते हो तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। नॉन एप्लीबिलिटी क्या है? डिविडेंड पेड टू एलआईसी, जीआईसी और अदर इंश्योरेंस, अगर आप उसको डिविडेंड देते हो तो उसका टीडीएस नहीं कट करना है। और इंटरेस्ट पेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू एसपीवी, ये भी हम लोग देखेंगे ट्रस्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? सो इट वाज स्मॉल डिस्कशन अबाउट टीडीएस इन आवर फर्स्ट लेक्चर। बाकी की जो कहानी है जिसमें हम लोग मेजर प्रोविजंस टीडीएस का कवर करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के सॉरी अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि थोड़ा सा आपने को मोटिवेशन मिले, बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू पीपल। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पर ये जो नोट्स हमारी है, इट इज कॉल्ड डी टी सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो ये भी अगर आपको डाउनलोड करना हो तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, राइट। पीडीएफ में इस बार आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, आपको मैं यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू इसका एक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, सो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें आप लोग पूरा का पूरा बुक को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर की ओर।